नमस्कार। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास से 100 प्लस प्रश्न और उनके उत्तर पे चर्चा करेंगे। आरंभ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना समझौता के अंतर्गत प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनेट स्थिति बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, दोनों नहीं होगा। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। और यहाँ पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश सत्ता ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी और यह समझौता का सबसे प्रमुख विशेषता है। आंसर होगा डी, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र सहित आरक्षण। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसके अंतर्गत कौन सी बातें सही नहीं है। प्रांतियों का सामायिकरण सही है। उसके बाद भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की स्वीकृति, इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये बातें सही हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न और भी बनते हैं कि संविधान निर्माण की बात कैबिनेट मिशन में शामिल थी। इसके बाद प्रांतों का सामूहिकीकरण, ये बात भी शामिल था। इसके साथ साथ भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये तीनों बातें इसमें शामिल थी, जबकि पाकिस्तान की मांग को इस मिशन ने ठुकरा दिया था। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत की संवैधानिक व्यवस्था का आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 1935 के एक्ट। और इसी के आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलता रहा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। केवल 1 सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। अभी मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। इसका हो जाएगा कि राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन, राज्यपालों को वीटो की शक्ति। और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैत व्यवस्था। 1919 की एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता में से माना जाए तो वो प्रांतों में द्वैत शासन थी। आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में आते हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। उनका किससे संबंध है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो के समय में आई थी। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से। और इसका मैचिंग करने पर इसका आंसर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 19 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1909 के अधिनियम में कहीं पे द्वैत शासन का उल्लेख नहीं है। एक क्लाइव के समय बंगाल में द्वैत शासन का उल्लेख आता है, लेकिन वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। इसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसमें केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी और प्रांतों की स्वायत्तता की बात की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा
सी। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया इस वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इसका उत्तर होगा सी, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और उसी परिप्रेक्ष्य में जब 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसका अर्थ हुआ कि भारत पर ब्रिटेन का शासन की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले भारत पर कंपनी का शासन था। हालांकि समय समय पर ब्रिटिश सरकार कंपनी के अधिकार को सीमित करती रही, लेकिन शासन कंपनी के पास ही रही। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद सीधे ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर शासन करना आरंभ किया और इसकी शुरुआत होती है 1858 ईस्वी में, जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। पहली बार 1909 में जब ये एक्ट आई थी, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और कहा जाता है इस एक्ट ने भारत में बांटों की नीति को आगे बढ़ाया। विशेषकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटों की नीति, बांटो और राज करो, उसकी शुरुआत पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 के साथ होती है। और इसीलिए कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में विभाजन की राजनीति की शुरुआत जो है किस एक्ट के माध्यम से होती है, वो कब आई, उसमें क्या प्रावधान था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये भी 1909 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधि की बात की गई थी, बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का आरंभ किसके द्वारा लाया गया था, तो वही पार्लियामेंट सुधार के द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतों की स्वायत्ता थी, अभी चर्चा कर रहे थे 1919 के एक्ट में प्रांतों की स्वायत्ता की बात की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। यह प्रश्न कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है और लेबर पार्टी की सरकार थी। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सभी शब्दों को कर्म विचारानुसार कर्म दीजिए। यानी कौन सा शब्द पहले आया, उसके बाद कौन सा शब्द आया। सबसे पहले सार्वभौमिक, संप्रभु, समाजवादी, प्रजातंत्र, उसके बाद डी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद बी, और इस हिसाब से आंसर हो जाता है ए। आगे बढ़ते हैं, सुम्मिलित कीजिए। पार्लियामेंट सुधार इसके अंतर्गत सही नहीं है, ये सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत हुई। भारत सरकार अधिनियम, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन के अंतर्गत भारत विभाजन की बात नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन से जुड़ी हुई है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जाना जाता है।
प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस योजना के माध्यम से भारत को सत्ता सौंपी गई थी? आंसर होगा माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है कि 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, सर एस्ट्रोपर्किस, लॉर्ड एमरी। आंसर होगा डी, लॉर्ड एमरी। सर स्टॉफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और पैट्रिक लॉरेंस इसके सचिव थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किस एक्ट के माध्यम से सचिव पद की आई थी? इसमें हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें कि भारत में सचिव पद, गवर्नर जनरल के साथ सचिव पद की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। उसके ये सही है, प्रांतीय सभा द्वारा ही भारत के संविधान सभा के चुनाव हुआ। तो उसके बाद जिन्ना, दूसरी लाइन में देखें तो जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। इसके साथ साथ इसका प्रथम अधिवेशन जनवरी में नहीं हुआ था और भारतीय संविधान का अंगीकरण 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट में सुधार के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। हालांकि इनका उद्देश्य विफल रहा है विभिन्न पार्टियों के साथ सहयोग स्थापित करने में, लेकिन अंत में साइमन कमीशन के आधार पर ही 1935 की एक्ट आई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। राजनीति और नीतियों में युक्त शब्द इंद्रोसी गठबंधन, इसको छोड़ दीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पीट रोमनी की लाइन है ये। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या फिर भारतीय डोमिनियन प्रांत राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा इनका चुनाव हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है। और इसके बाद उसने अनेकों समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। और इस हिसाब से 1 और 2 गलत हो जाती है और आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से आंसर हो जाएगा संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
इसमें देखिए तो ब्रिटिश प्रांतों से 252 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों से 93 थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे, और इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पर, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका आंसर हो जाएगा 1942 की बात हो रही है, और 1942 में जो मिशन आई थी वो थी क्रिप्स योजना, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा। उसे याद रखिए कि अगस्त प्रस्ताव से ही संविधान सभा की बात आने लगती है, और आगे चलकर क्रिप्स योजना में भी इस बात का उल्लेख किया गया था, और आगे जितनी भी योजना आती है सब में संविधान सभा का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे वर्ष 1942 की बात हो रही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ईस्वी महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कभी प्रश्न पूछ भी दिया जाए कि पहली बार किसने मांग की थी, और सिर्फ चॉइस में होते हैं बाल गंगाधर तिलक, तो आंसर यही होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुई थी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? किस प्रांत से प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वो ईस्वी कौन सी थी? 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी थे, एन गोपालाचारी एंकर थे, उसके बाद एच एच बेग और टी टी कृष्णाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले, संविधान में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 299 बी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर हो जाएगा 70। देशी रियासतों से 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पे था? ये 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि चुना गया था, और सबसे अधिक प्रतिनिधि इसीलिए संयुक्त प्रांत को मिला था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इस तरह के विचार महात्मा गांधी ने रखे थे, और इसका आंसर होगा ए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 1924 में
किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? और इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे के अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, वो कौन सा मंथ था, कौन से वर्ष था? जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर होगा जून 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्हीं ने पहली अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतरिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को यह आखिरी बार मिली थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर होगा 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की मांग की थी कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के पर हो। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? बी। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी। जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जहां भी संविधान में संघीय का उल्लेख आता है उसका आंसर अक्सर जवाहरलाल नेहरू ही आता है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, तो इस संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो गया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। स्वाभाविक है ये दल उस समय थी ही नहीं, जो कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का इस आधार पर बहिष्कार किया क्योंकि वो अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अपने लिए का मतलब है पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन को देखिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत नहीं था। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित नहीं थे। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया और विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुने थे। इस आधार पर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? कांग्रेस के 225 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था और इस वजह से इनके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ कहां से? पश्चिम बंगाल से। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये इसका ऑप्शन भी लगता नहीं है हमें, लेकिन वास्तविकता यही है कि बी.आर. अम्बेडकर का चयन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? और चॉइस को देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद की संख्या आज भी 395 ही है और वास्तव में अनुच्छेद में ही ए बी जोड़ा जाता है, लेकिन मूल अनुच्छेद आज भी 395 ही है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? तो वर्गीय आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कई बार कई एग्जामिनेशनों में पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। याद रखिएगा कि बहुमत के आधार पर यह फैसला नहीं हुआ था, ना ही सर्वसम्मति से, लेकिन सहमति और समायोजन का प्रयास किया गया और आंसर होगा डी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया। आंसर हो जाएगा सी। संपूर्ण संविधान को बनने में कितना समय लगा? दो वर्ष 11 माह 14 दिन। अगला प्रश्न है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी संविधान सभा ही अंतरकालीन संसद के रूप में परिवर्तित हो गई और वो तिथि कौन सी थी? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य करने लगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में थे 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो फिर जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अब सदस्यों में देखिए तो कृष्णा स्वामी अय्यर, डी.पी. खेतान, के.एम. मुंशी, मौलाना सदाउल्लाह, गोपाल स्वामी अयंकर, ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्होंने ही संविधान सभा की प्रथम दिन की अध्यक्षता की थी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924 में। संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया, मतलब किस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, तो उसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन किन संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो यह 42वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत उद्देशिका में 1976 था, इसमें परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, उत्तर होगा एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। कई बार इससे क्रम भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द है उसके बाद कौन सा शब्द है, जैसे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इसे 1942 के संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और ये शब्द जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हालांकि कई बार एग्जामिनेशन में भी और चर्चा में भी आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वास्तव में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ। तो संप्रभु संपन्न के बाद समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कुछ इस सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत पर उद्देशिका बना, सही बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, अभी चर्चा हो रही थी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका संशोधन हो चुका, इसीलिए 3 गलत है और उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। अगला प्रश्न है मूल भारतीय संविधान में भारत एक, तो भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पहले समाजवादी होता उसके बाद धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ी गई, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, कभी बार ईस्वी भी पूछ दिया जाता है, कभी बार संख्या भी पूछी जाती है। पश्चात अब भारत एक है, तो भारत एक है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है और यहाँ पे धर्म निरपेक्ष है, और इसका लोकतंत्र गणराज्य, इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या हो, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता जब पूछा जाता है उसमें यदि वो चॉइस सकारात्मक नकारात्मक दोनों, तो उसका आंसर हो जाता है भारत की धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या फिर क्रमबद्धता के हिसाब से पूछा जा रहा है तो सर्वसत्ताधारी, इसके बाद समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, आंसर हो जाएगा डी। यह क्रम कई बार पूछा जा चुका है, सर्वसत्ताधारी के बाद समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, और यह शब्द पहले से ही लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया, और चॉइस के हिसाब से इसका आंसर होगा भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, डी भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की, ये भी सही, ये सभी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। उसके बाद डी होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी 42वें संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? सामाजिक न्याय का उल्लेख है, विचार की स्वतंत्रता है, राजनीतिक न्याय है, पूजा की समानता। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? सबसे पहली बात है धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई, समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसमें राष्ट्र की एकता की जगह पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और ये तीनों बातें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता गुटनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन से लागू नहीं। काफी 42वें संविधान संशोधन की चर्चा हुई है जो कि 1976 में हुई थी, लेकिन लागू हुई थी ये 1977 में, जनवरी 1977। जब पूछा जाए कि कब लागू हुई थी तो ये 1977 में लागू हुई थी। इस तरह से आज के सत्र में लगभग 100 से अधिक भारतीय संविधान के इतिहास से हमने लिया। इस सिलसिला को हम आगे भी लगातार बढ़ाते रहेंगे।